सेक्शन नंबर 18 तो पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा बेटा, 18 के हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे। अब देखो सेक्शन नंबर 18 बेटा ज़्यादा नहीं है, इसके सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, 6, बस 6 सबसेक्शन है बेटा। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 से लेके 6 तक, और इसमें सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के 4 क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। हाँ डी तक है, 4 क्लॉजेज हैं, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए, ऐसे ही याद रखना तो ही आपको ये टॉपिक याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। अब इसमें पूछूंगा सारा लास्ट क्लास का मैं पूछूंगा, देखो किसको कितना याद है। पहले डायग्राम मैं बनाता हूँ, फिर देखता हूँ आपको कितना याद है। चलिए मान लेते एक पर्सन है बेटा मिस्टर केकेजे। मिस्टर केकेजे एक पर्सन है, वो एलिजिबल हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन। एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 10 जुलाई 1 मार्च 2022 को वो एलिजिबल हुआ रजिस्ट्रेशन। विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज क्या करना है बेटा? अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। चलो शुरू हो जाओ। मिस्टर केकेजे जो है वो एलिजिबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, और 30 डेज के अंदर में उसको क्या करना है बेटा? अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर 30 डेज के अंदर में उसने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जल्दी बताओ बेनिफिट क्या था? कौन से चीज का आईटीसी मिलेगा? देखो अगर मान लो मिस्टर केकेजे का बिजनेस जो है वो 2019 से चल रहा था, 2019 से चल रहा था, और 2022 में वो एलिजिबल हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन, तो मान लो यहाँ पे उसके पास 20 लाख का टर्नओवर था। किसका था? 20 लाख का। और यहाँ पे उनका टर्नओवर हो गया 41 लाख। तो अब क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो उनको 30 डेज में अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो ये जो 20 लाख रुपए का जो स्टॉक अगर मान लीजिए इनके पास किसमें, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में या इनपुट के तौर पे ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो इसमें से 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इस 10 लाख का उनको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आईटीसी। कब? अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन 30 डेज के अंदर में करवा लिया तो लॉ मेकर सिंपल 18(1) क्लॉज ए में ये बोल रहा है कि पहले आप एलिजिबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका बिजनेस चल रहा था, उस टाइम आपको आईटीसी नहीं दे रहे थे। जैसे ही आप एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में अगर आप अप्लाई कर देते हो रजिस्ट्रेशन, तो जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ होगा पुराने वाले में से, उन स्टॉक का हम आपको क्या दे देंगे? आईटीसी दे देंगे। इसलिए याद है क्या इश्यू करते थे हम? रिवाइज्ड इनवॉइस। क्या इशू करते थे? रिवाइज्ड इनवॉइस। जल्दी बताओ कौन से पीरियड का? जब से एलिजिबल से लेके ग्रांट तक का, एलिजिबल से लेके ग्रांट तक का क्या इशू करते थे? रिवाइज्ड इनवॉइस। तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका आईटीसी मिल जाएगा। यही लिखा हुआ है बेटा सेक्शन 18(1) क्लॉज ए में। देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 18(1) क्लॉज ए, a person who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take ITC of input tax credit in respect of input held in stock, input contained in semi-finished goods or finished goods held in stock. ठीक है? ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जिस दिन वो यहां से क्या हो जाएंगे बेटा? टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इससे पहले जो भी स्टॉक पड़ा होगा सारे स्टॉक का क्या मिल जाएगा? उनको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है। YPC लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चर ऑफ एपिडल्स, ही क्रॉस्ड द देयर threshold limit for registration on 1st October 2019. As on the date, stock of raw material worth rupees 6 lakh on the GST of 12%, that is 72,000, has been paid. YPC Limited shall ensure to apply registration within 30 days. कहाँ से? 1 अक्टूबर से. If not, he will lose the eligible ITC of 72,000.
समझा? जो 72,000 का उसका आईटीसी बन रहा है वो क्या कर जाएगा बेटा? लूज कर जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बी पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी। याद है आप लोगों को हमने एक टॉपिक पढ़ा था वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, 20 लाख से कम है या 10 लाख से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो हमने क्या पढ़ा था, मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आपका पुराना जो स्टॉक है उसका हम क्या दे देंगे, आपको आईटीसी दे देंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, A person who takes registration under 25(3) that is voluntarily shall be entitled to take credit of ITC in respect of input held in the stock, input held in semi-finished goods और finished goods held in stock। सेम बातें लिखी गई है। ये सारी बातें देखा जाए अपन ने जब 17 वाला चैप्टर पढ़ा था, 17 वाला सेक्शन पढ़ा था, उसके साथ सब डिस्कस किया था प्रैक्टिकल सम्स के साथ। याद आ रहा कुछ? पहले एग्जम्प्टेड फिर टैक्सेबल, पहले एग्जम्प्टेड फिर पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड, रूल 43। पॉइंट नंबर सी देखो, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीज टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। याद आ रहा? सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। पहले आप सेक्शन 10 में थे और अभी आप सेक्शन 9 में आ रहे हो, तो बताओ सेक्शन 10 में क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं। और जब सेक्शन 9 में आओगे तो जो भी स्टॉक बचा होगा उन सबका क्या मिल जाएगा? आपको आईटीसी मिल जाएगा। दिस इज क्लॉज नंबर सी। लेकिन हाँ, अगर कैपिटल गुड्स होगा तो कैसे मिलेगा? 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे? रिड्यूस। बढ़ाते हैं प्रैक्टिकल सम। नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर डी, पेज नंबर 4 पे है बेटा। वेयर एन एग्जम्प्टेड सप्लाई। सुनो, पहले जो आप आर्टिकल सप्लाई करते थे वो एग्जम्प्टेड था, अभी वो आर्टिकल क्या हो चुका है बेटा? टैक्सेबल। पहले क्या था? एग्जम्प्टेड, अभी क्या हो चुका है वो? टैक्सेबल। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? पहले एग्जम्प्टेड था तो आपने आईटीसी नहीं लिया, आप अभी क्या हो चुका है? टैक्सेबल। याद आ रहा हमने 18(1) क्लॉज डी पढ़ा था सेक्शन 17 के साथ, उसका प्रैक्टिकल सम किया था ना, ये वही वाला पॉइंट है, यहीं से मैंने पढ़ाया था। समझा? देखो हमने 17 के साथ 18 को लिंक करके पढ़ा, आज दिक्कत आ रही है? नहीं। अगर मैंने वहां पे सिर्फ 17 एक्सप्लेन किया होता तो आज 18 अपन को सारा एक पढ़ना पड़ता। अभी 18 आपको इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको 17 में ही डिस्कस कर लिया विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? अच्छा बताओ, क्लॉज ए में क्या था? क्लॉज ए में क्या था? ऐसे याद रखो उसको। क्लॉज ए में क्या था? रजिस्ट्रेशन वाला, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लॉज बी में क्या था? 10 से 9। क्लॉज सी में क्या था? एग्जम्प्टेड। क्लॉज सी में क्या था बेटा? एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल में जा रहे हो। सॉरी, क्लॉज बी में था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, क्लॉज सी में सेक्शन 10 से सेक्शन 9 और क्लॉज डी में एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल। बोला इन चारे क्लॉज का आईटीसी, इन चारों क्लॉज का आईटीसी मैक्सिमम आपको 1 ईयर में लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम कब तक लेना पड़ेगा बेटा? 1 ईयर। कहां से 1 ईयर काउंट करना है? जब उसका इनवॉइस जनरेट हुआ था। अगर 1 ईयर के अंदर में ले लिया तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ना, कैपिटल गुड्स 5 सालों तक, 60 मंथ्स तक। याद रहेगा? खत्म। ये 18(1) और 18(2) खत्म। चलो फटाफट रिवाइज करो। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए, वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। क्लॉज बी वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन। क्लॉज सी सेक्शन 10 से सेक्शन 9। सेक्शन 10 में बस एक बात याद रखना, कैपिटल गुड्स में 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करेंगे। और क्लॉज नंबर डी एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल। इन चारों का पुराने स्टॉक का आईटीसी आपको मिल जाएगा। कितने सालों के अंदर में? 1 ईयर के अंदर में क्लेम करना होगा। सर नहीं क्लेम कर पाए तो लैप्स, नहीं क्लेम कर पाए तो लैप्स। चलिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 बेटा, सबसेक्शन नंबर 3। मान लो मेरी कंपनी का मर्जर हो रहा है, मेरी कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है, मेरी कंपनी का टेक ओवर हो रहा है। मान लो मेरी कंपनी का मर्जर हो रहा है मानव की कंपनी के साथ, ठीक है? तो मेरी सारी एसेट जाएगी, सारी लायबिलिटी जाएगी, गुड्स भी तो जाएगा, सर्विसेज भी तो जाएगी। अब मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट उसको ट्रांसफर, तो लॉ मेकर ने बोला ठीक है आईटीसी भी ट्रांसफर होगा। क्या होगा? आईटीसी भी ट्रांसफर होगा। याद करो कब से ट्रांसफर होगा? जिस दिन से कोर्ट ने मर्जर को सैंक्शन किया। याद है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब कंपनी का मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, तो सामने वाली कंपनी को न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किस दिन से? जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो आईटीसी भी कब ट्रांसफर होगा? जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। आ रही है बातें समझ में? चलो सबसेक्शन 4 देखो, याद आ रहा कुछ हमने पढ़ा था? 18(4) कैपिटल गुड्स पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल, यही था ना?
रूल नंबर 43, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। पॉइंट नंबर 6 बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट नंबर 6 है, 5 छोड़ दीजिए, 6 पे आ जाओ। ये हमने नहीं पढ़ा था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जितना आईटीसी पढ़ा है उसके बेसिस पे इसका रिप्लाई करोगे। ठीक है, देखो 18.6, पहले पिक्चर क्या है सुनो। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने एक कैपिटल गुड्स लाया 10 लाख रुपए का, ठीक है, उसके ऊपर 10% का जीएसटी पे किया, यानी कितने का जीएसटी पे किया, 1 लाख का। अब बताओ इस कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी थी, 5 इयर्स। सर पूरे जीएसटी में लाइफ कितना होगा, 5 साल, तो यानी 60 मंथ्स। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं इसने कैपिटल गुड्स को 1 मार्च 2022 में लाया। चलो जल्दी बताओ, लॉ मेकर क्या बोलता है, इसका आईटीसी तुम पूरा ले लो, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस 1 लाख का आईटीसी पूरा अवेल कर लिया, 1 लाख का आईटीसी क्या कर लिया पूरा बेटा, अवेल कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस कैपिटल गुड्स को वो सेल कर रहा है विद इन 60 मंथ। एक बार मुझे बताओ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, आईटीसी आपको 1 लाख पूरा अवेल करने को मिल गया, लेकिन क्या था, आईटीसी आपको कब लेना था, 60 मंथ में, यानी आपको 60 मंथ तक इस एसेट को यूज करना था। लेकिन आपने क्या किया, आईटीसी अवेल करके अब एसेट को बेच रहे हो, गलत कर रहे हो। अब देखो उसने एसेट को सेल किया, एसेट को सेल किया कब, 10 अक्टूबर 2023 को, 10 अक्टूबर 2023 को क्या कर रहा है बेटा, वो सेल कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या उसका 60 मंथ का लाइफ बचा हुआ है, 22 में खरीदा था और 23 में सेल कर रहा है, 60 मंथ का लाइफ बचा हुआ है। तो पहले नंबर ऑफ क्वार्टर निकालो, 1 मार्च 2022 से लेके 10 नहीं 9 लेंगे क्योंकि 10 को सेल कर रहा है ना, 9 अक्टूबर 2023, बताओ कितने क्वार्टर होंगे। तो देखा जाए 22 का जैन फेब 4 क्वार्टर हो जाएंगे पूरे, क्योंकि मार्च में ही ले रहा है ना, है ना। तो 22 का 4 क्वार्टर और 23 का 4 क्वार्टर, क्योंकि ये अक्टूबर हो गया ना, तो यहाँ भी 4 क्वार्टर हो गए। टोटल कितने बेटा, 8 क्वार्टर। पर क्वार्टर कितना रिड्यूस करेगा, 5%, यानी 40% से क्या होगा, रिड्यूस होगा। चलो तो 1 लाख का मेरा आईटीसी है, उसका 40% कितना आएगा, 40,000, यानी 1 लाख को हमें 40% से रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी 60,000। आप मुझे बताओ क्या इसको ये 60,000 रिवर्सल मारना चाहिए या नहीं, क्योंकि गुड्स बेच रहा है ना, और तुम्हें आईटीसी सिर्फ कितना लेना था, 40, और तुमने ले कितना लिया, 1 लाख, क्योंकि तुमने गुड्स को तो सिर्फ इतने पीरियड के लिए यूज किया ना, तो आपको 60,000 का क्या मारना था, रिवर्सल। अब लॉ मेकर ने यहाँ पे एक प्रोविजन बना दिया सबसेक्शन 6 में, क्या बोला सुनो, अगर आपने कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम करने के बाद उसके विद इन द टाइम लिमिट में सेल कर दिया, ठीक है, तो आप पहले बताओ कितने टाइम तक उसको यूज किया, उसके अकॉर्डिंग से उसका रिवर्सल निकाल लो। हमने निकाल लिया, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब बोला बताओ इस कैपिटल गुड्स को आपने कितने में सेल किया, तो मान लो इस कैपिटल गुड्स को मैंने सेल किया 12 लाख में, तो सेल के ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। अब मान लो इसके ऊपर मैंने 12% का जीएसटी कलेक्ट किया, कितना कलेक्ट किया, 1,44,000। पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ये जो आपका टैक्स अमाउंट आया सेल प्राइस का 1,44,000 ये, और 60,000 ये जो रिवर्सल था, विच एवर इज हाइयर आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, विच एवर इज हाइयर आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। बताओ डेंजर रूल है। अगर मान लो मैं ईमानदारी से अगर एसेट को यूज करता तो पूरा 1 लाख मिलता, और अगर मैं इसको यूज ना करके मान लो टैक्सेबल या एग्जम्प्टेड में ले जाता तो सिर्फ 60,000 ही रिवर्सल मारना पड़ता। लेकिन अगर सेल कर रहा हूं तो रिवर्सल कितना मारना पड़ रहा है, सेल प्राइस का टैक्स और रिवर्सल अमाउंट विच एवर इज हाइयर। रिवर्सल कितना करना पड़ेगा, 1,44,000 का। चलो जल्दी से बताओ, अब देखता हूं किसका मेमोरी कितना साफ है। ये सेम बात मैंने आपको कहीं पे बोला था कि आईटीसी में पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था कि मैं आपको आईटीसी में पढ़ाऊंगा।
जीएसटी में बोला था कि मैं आपको याद रखना, जब आईटीसी आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो चैप्टर का नाम भी हिंट देता हूँ, रजिस्ट्रेशन। यही एक्सक्यूज रहेगा, नालायक नहीं था। उसका क्या सेक्शन रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं आपको आईटीसी में पढ़ाऊंगा, याद रखना। आईटीसी का पॉइंट है, छोड़ रहा हूँ। सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार रजिस्ट्रेशन वाला पीडीएफ ओपन करो। अच्छा पीडीएफ तो नहीं लाया हो ना, ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, घर पे जाके देखना उस नोट्स में जो मैंने रजिस्ट्रेशन का हार्ड कॉपी दिया था ना, बता देता हूँ कौन से पॉइंट पे आपको दिखेगा। किसी के पास है रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ? हाँ निकालो, जिसके पास है निकालो, मैं दिखा दूँ एक बार ताकि आपको याद आ जाए। मॉड्यूल नहीं बेटा, मेरे नोट्स में। सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 5, सेक्शन 29 सबसेक्शन नंबर 5, पेज नंबर है बेटा 381। पढ़ा होगा फिर, हाँ ये इसी हैंड पे देखो, सबसेक्शन 5 आपको वहाँ पे देखो लिखा हुआ है सबसेक्शन 5, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड शैल पे एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय डेबिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लेजर। क्या? स्टॉक में इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनपुट कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ कैंसिलेशन, आउटपुट टैक्स पेबल विच एवर इज हाई। यही मैंने पॉइंट छोड़ दिया था, दोबारा समझा देता हूँ, सुन लो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है मैंने बताया, ये कहीं और लग सकता है? मान लो तुमने अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया और आईटीसी के पूरे मजे ले लिए हो। मान लो साक्षी का 20 करोड़ का आईटीसी बनता था, नालायक ने पूरे 20 करोड़ का आईटीसी लिया और गवर्नमेंट को बोलते सर मैं जा रही हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रही हूँ। गवर्नमेंट का बोलेगा बेटा इतना स्मार्ट मत बनो, 20 करोड़ के पूरे मजे लिए और आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, चलो वापस करो हमें आईटीसी। क्यों? क्योंकि आईटीसी कब मिलता है? जब सेल पे टैक्स कलेक्ट करोगे तभी तो आईटीसी दूंगा, और तुमने सेल पे तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया, पूरा आईटीसी तुमने पहले एडवांस में ले लिया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आईटीसी का रिवर्सल। तो वहां पे भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल कैसे होगा? जितने टाइम कैपिटल गुड्स का यूज किया उतने से आईटीसी को रिड्यूस करो, और जो कैपिटल गुड्स का सेल प्राइस है उसके ऊपर टैक्स निकालो, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 5 में भी यही बात लिखी गई है, याद रहेगा पक्का। तो जब भी 29(5) पढ़ना वहां पे ऑटोमेटिकली रिवाइज कर लेना 18(6), पक्का, समझा। इसी के साथ बेटा हमारा सेक्शन नंबर 18 खत्म। अब आ जाओ दो छोटे छोटे सेक्शंस बेटा, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस। सेक्शन नंबर 19, हाँ उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 19 देखो, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 डील करता है कि अगर आपने आर्टिकल दिया है जॉब वर्कर को बनाने के लिए, पहले ये बताओ जॉब वर्कर कौन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बीड़ी का बिजनेस है, तो मैं क्या करूँगा, जॉब वर्कर को अपना बीड़ी बनाने का रॉ मटेरियल दूंगा और वो बीड़ी बना के मुझे वापस कर देगा। इंडिया में बेटा 90% लोग ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग, जो अपना काम खुद नहीं करते। बाटा जो है ना, बाटा कंपनी अपना शूज़ खुद नहीं बनाती है, या स्लीपर वो खुद नहीं बनाती, क्या करती है, आउटसोर्स करती है। किसको करती है? जॉब वर्कर को। ठीक है, तो जैसे मान लो मैप, तो जो इंसान जॉब वर्कर को आर्टिकल देता है कि बना के फिर मुझे वापस कर देना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हूँ और आप लोग सब मेरे क्या हो, जॉब वर्कर हो। तो मैंने अपना रॉ मटेरियल आपको दिया और क्या बोला कि आप आर्टिकल बना के मुझे वापस कर देना। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, सप्लाई हुआ, जीएसटी क्या बोलता है, एवरी सप्लाई चार्जेबल टू जीएसटी। लेकिन एक बात बताओ, मैं जो आपको सप्लाई कर रहा हूँ क्या मुझे आपसे कुछ कंसिडरेशन मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, तो क्या इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा? लेकिन फॉर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में अगर सप्लाई होता है तो वहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी लग जाता है।
हम तो शेड्यूल 1 के क्लॉज नंबर सी में फॉल कर गए विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हमारे बीच में और आपके बीच में रिलेशन कैसा हो गया, प्रिंसिपल और एजेंट का। मैं आपकी आर्टिकल, आप मेरे आर्टिकल बना रहे हो, मतलब मैं प्रिंसिपल और आप एजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, जीएसटी लगना चाहिए, बट डिपार्टमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया। क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपनी आर्टिकल जॉब वर्कर को बनाने को देता है, ठीक है, तो हम उस टाइम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आपको अपनी आर्टिकल कब तक वापस मंगवा लेनी है। सुनना, अगर आपने इनपुट दिया है यानी रॉ मटेरियल दिया है तो 1 ईयर के अंदर में वापस आ जानी चाहिए, और अगर कैपिटल गुड्स दिया है तो 3 इयर्स के अंदर में वापस आ जानी चाहिए। अगर आपका 1 ईयर और 3 इयर्स के अंदर में आर्टिकल वापस नहीं आया तो हम उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड सेल, यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को आर्टिकल सेल कर दिया। क्या मान लेंगे उसको हम, डीम्ड सेल, और उसके ऊपर क्या कलेक्ट करेंगे बेटा, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। लेकिन 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर में अगर आर्टिकल वापस आ गया तो हम उसको डीम्ड सेल नहीं मानेंगे, हम उसको डीम्ड सेल नहीं मानेंगे और उसके ऊपर हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब सुन लो, ऐसे रट्टा मारो, अगर 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर में आर्टिकल वापस आ गया तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इज लायबल टू पे जीएसटी, और 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर में अगर आर्टिकल वापस नहीं आया तो जॉब वर्कर इज लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है। फिर साक्षी बोलते हैं, अमित सर फिर मेरे माइंड में एक सवाल आया, आपने क्या बोला 1 ईयर और 3 ईयर के अंदर में आर्टिकल वापस आ जानी चाहिए। सर एक डाउट है मेरा, मैंने जब आर्टिकल भेजा तो भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, और जब मैं आर्टिकल मंगवाऊंगी तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। मेरी एक ही आर्टिकल पे 2 बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने की वजह से आर्टिकल कॉस्टली हो जाएगा। सर मैं एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाना चाहती हूँ, क्या गवर्नमेंट मुझे ऐसा अलाउ कर सकता है कि मैं जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से आर्टिकल सेल कर दूं 1 साल और 3 साल में? मैं मंगाऊं ना, क्योंकि मंगाऊंगी तो क्या होगा, दोबारा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। मैं मंगाऊं ना, मैं वहीं से आर्टिकल को सेल कर दूं 1 साल और 3 साल में। लॉ मेकर ने बोला यस बेटा, ऐसा भी अलाउड है, तुम जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ये 1 साल और 3 साल के अंदर में क्या कर दो, सेल कर दो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो या तो वापस मंगवा लीजिए या तो सेल कर दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब आरिका पूछ रही, अमित सर एक बात बताओ, 1 साल और 3 साल काउंट कहां से करोगे? तो जिस दिन जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे आर्टिकल पहुंची वहां से 1 ईयर और 3 इयर्स, ठीक है। अब देखो आर्टिकल पहुंचाने के 2 तरीके हैं। मान लो मेरा आर्टिकल आ रहा है ये विराट से आगे क्या है, धानु, धानु। मान लो मेरा आर्टिकल धानु से आ रहा है और मैं रहता हूं बहंदर में और मेरा जॉब वर्कर है नालासोपारा में, तो आर्टिकल धानु से पहले बहंदर आ रही है और फिर बहंदर से कहां जाएगी, नालासोपारा। देखा जाए मैं डायरेक्ट चाहूं तो धानु से नालासोपारा में ड्रॉप करवा दूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर ने क्या बोला, अब मैं क्या बोल रहा हूं लॉ मेकर को, सर सुनो ना, मेरा जो जॉब वर्कर है वो मिडिल में पड़ रहा है और मेरी आर्टिकल आ रही है बैक से, ठीक है। तो क्या मैं आर्टिकल डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे छोड़ दूं, या जरूरी है कि मैं आर्टिकल पहले अपने प्रीमाइसेस पे लाऊं और फिर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे छोड़ूं? समझ में आ रहा है इशू क्या है कि मेरा जॉब वर्कर मिडिल में है और जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो बाद में है और जो रॉ मटेरियल आ रही है वो पहले है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, ठीक है तुम आर्टिकल डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेज दो, ठीक है। अब सवाल उठा कि सर अब 3 साल कहां से और 1 साल कहां से काउंट करेंगे? तो सिंपल, जिस दिन आर्टिकल जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे पहुंची। समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो आर्टिकल पहले मेरे प्रीमाइसेस पे आई तो 1 साल और 3 साल मेरे प्रीमाइसेस से काउंट किया जाएगा, और जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से गई तो जिस दिन जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे पहुंची वहां से 1 साल और 3 साल के अंदर में आर्टिकल मंगा लिया तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, और नहीं मंगाया तो कौन पे करेगा जीएसटी? जॉब वर्कर। अब देखो मान लो पूजा मेरी जॉब वर्कर है, मैंने इसको आर्टिकल भेजा, 1 साल में वापस नहीं मंगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आर्टिकल सेल कर दिया। तो मैंने आर्टिकल सेल कर दिया तो मैं पूजा से टैक्स कलेक्ट कर लूंगा। अब पूजा आगे जिसको भी सेल करेगी उससे वो टैक्स कलेक्ट करेगी। आ रही है बातें समझ में? यही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 19 में बेटा, जॉब वर्कर का प्रोविजन। 2 पेज मैंने यही डिटेल लिखे है। समझ में आया 19 वाला प्रोविजन? बस डेट्स याद रखने, कब आर्टिकल मंगाने हैं और कब नहीं। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 20 और 21 एक साथ करवाता हूं, और देख अब इसमें आप सोचना, थोड़ा माइंड लगाओ और मुझे बताओ कितना आईटीसी इनको अवेलेबल होगा। सेक्शन नंबर 20 और 21 जो है वो डील करता है बेटा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको? ISD को। कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? सेक्शन 20 और 21।
वन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सुनो, एक मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, और इस हेड ऑफिस के मेरे 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4। फैक्ट्री 1 में मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। यहां भी मैं 2 प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। यहां भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, और यहां भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। ठीक है, ये दोनों का दोनों प्रोडक्ट मेरा फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा पार्टली, ऐसे लिखता हूं, प्रोडक्ट 1 जो है वो एग्जम्प्टेड है और प्रोडक्ट 2 जो है वो टैक्सेबल है। यहां पे जो मैं बनाता हूं ये एग्जम्प्टेड है और ये निल रेटेड है, और यहां पे जो बनाता हूं वो टैक्सेबल है और 0 रेटेड है, ठीक है, समझना। ये जो हेड ऑफिस है इसने किसी से कोई सर्विस लिया, ठीक है, और उस सर्विस का हेड ऑफिस ने कंसिडरेशन पे किया 40 लाख का। तो जब कंसिडरेशन पे किया होगा तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या लिया होगा बेटा, जीएसटी। तो इस 40 लाख के ऊपर जीएसटी वसूल किया गया 10% से, दैट इज 4 लाख का। देखा जाए इसका क्या बन रहा है, आईटीसी। पंगा पता है क्या हुआ, इस हेड ऑफिस ने जो सर्विस लिया है ना, इस सर्विस को ये हेड ऑफिस खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस सर्विस को ये हेड ऑफिस ने अपने 4 फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सुनना, 30% सर्विस का इस्तेमाल इन्होंने किया है, 20% सर्विस का इस्तेमाल इन्होंने किया है, 30% का इस्तेमाल इन्होंने किया और 20% का इस्तेमाल इन्होंने किया। हो गया 100% सर्विस यूटिलाइज। अब आपको बस मुझे बताना है कि इसमें से आईटीसी कैसे मिलेगा। सर्विस इन्होंने लिया लेकिन सर्विस का इस्तेमाल देने के लिए इनको दिया गया, तो मेरा सवाल यह है कि आईटीसी का बाइफर्केशन कैसे किया जाएगा। सोचो, हमारे पास टोटल आईटीसी 4 लाख रुपए का है, चलो देखो हम साथ साथ ऐसा करते हैं। 30% किस में यूज किया है, बताओ, क्या इसका आईटीसी मिलना चाहिए? यस, इसका आईटीसी मुझे पूरा मिलना चाहिए। तो पहले हम बाइफर्केशन बना लेते हैं कि हमारा एलिजिबल आईटीसी कितना है। तो 4 लाख का 30% दैट इज 1,20,000 फैक्ट्री 1 का, ठीक है। इसके बाद यहां पे एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड प्लस टैक्सेबल। तो 20% में पार्टली एग्जम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब इतना हमें इसमें ये नहीं पता कितना एग्जम्प्टेड कितना टैक्सेबल, तो याद आ रहा, फिर कौन सा रूल लग जाएगा, रूल नंबर 42, याद आ रहा। अच्छा, अब यहां पे देखो एग्जम्प्टेड और निल रेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लाख में मेरा अगेन 30% है वो 1,20,000 वो फैक्ट्री 3 के लिए है, इसका नो आईटीसी। लेकिन इसमें तो आईटीसी मिलेगा ना, तो यहां पे आईटीसी मिलेगा, यहां पे आईटीसी मिलेगा, यहां पे नो आईटीसी, और यहां पे टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड है, तो यस आईटीसी। तो अब अगर मैं बात करूं तो 4 लाख का 20% दैट इज 80,000 ये बनता है मेरा फैक्ट्री 4 का, ठीक है। इसका मतलब मेरा 4 लाख का टोटल आईटीसी है, लेकिन मेरे पास एलिजिबल आईटीसी ओनली कितना है, 240 और 80, 320 है ना। एलिजिबल आईटीसी मेरे पास सिर्फ कितना है बेटा, 320। अब इस 320 का जो आईटीसी है मैं बस इतना ही ले पाऊंगा, यही बोलता है सेक्शन नंबर 20 और 21। फैक्ट्री 3 का आईटीसी हाँ तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए मेरे पास एलिजिबल आईटीसी कितना बचा, ओनली 1 मिनट। फैक्ट्री 2 का कितना बन रहा है, फैक्ट्री 2 का बन रहा है 80,000 है ना, फैक्ट्री 2 उसको रहने दो। मेरे पास टोटल आईटीसी कितना बन रहा है, 120 का, 80 का और 80 का, टोटल बन रहा है कितना बेटा, 280।
मुझे आईटीसी सिर्फ कितना मिलेगा 280 मिलेगा, मुझे आईटीसी सिर्फ कितना मिलेगा 280 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 21 22 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई सर्विस अवेल किया और सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए अपने ब्रांचेस को या फैक्ट्री को दिया, तो मैक्स टू मैक्स एलिजिबल आईटीसी कितना होगा। सबसे पहले आप पता करो, जो फैक्ट्री फुल्ली एग्जम्प्टेड बना रही है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस फैक्ट्री को आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूं उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब फैक्ट्री 3 हमारा फुल्ली एग्जम्प्टेड बना रहा है तो 120 का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो 4 लाख में से 120 माइनस करेंगे तो सिर्फ 280 का आईटीसी मिलेगा। अब ये हेड ऑफिस डिसाइड करेगा ये 280 का आईटीसी वो किसको देना चाहता है। पूरा का पूरा चाहे तो फैक्ट्री 1 को दे दे या 30% ही दे, समझा, या पूरा का पूरा फैक्ट्री 2 को दे दे, या पूरा का पूरा फैक्ट्री 3 को दे दे, या पूरा का पूरा फैक्ट्री 4 को दे दे। समझ में आ गया। डिसाइड कौन करेगा, हेड ऑफिस डिसाइड करेगा। लेकिन मैक्सिमम आईटीसी कितना मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टैक्सेबल गुड्स। समझ में आया। ये किस में लिखा हुआ है 20 और 21 में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। याद रहेगा, कंसेप्ट समझा पूरा। यही मैंने वहां पे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है। एक कोई दिक्कत है तो ये आपका खत्म हो गया बेटा आईटीसी। बस इतने से सेक्शंस थे, सेक्शन 16 से लेके 21 तक। मेन सेक्शन कौन सा था, 16 और 17 मेन सेक्शन है उसका। 18 का सिर्फ वो 3-4 सेक्शन जो अपन ने 17 के साथ मर्ज करके पढ़े वो, और 19 में इतना खास बातें नहीं है। 19 में तो सिर्फ जॉब वर्कर की बातें लिखी, 1 साल और 3 साल याद रखना है। 1 ईयर फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विस एंड 3 ईयर्स फॉर कैपिटल गुड्स। बस एक बात और याद रखना, जब भी कैपिटल गुड्स में रिडक्शन करना 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। आया समझ में, पक्का। तो ये बेटा हमारा आईटीसी का छोटा सा चैप्टर खत्म। अब आइए आईटीसी का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सम्स भेजा था। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली कर ले सो दैट आपको आईटीसी का एडजस्टमेंट सीख करना आ जाए। निकालो जरा प्रैक्टिकल सम का शीट। उसमें क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा है, आईटीसी। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 437 होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिठाएंगे। यहां पे आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको कंप्यूट करना है जीएसटी पेबल, कितना जीएसटी उसको पे करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। इसने परचेज किया है, पहले मैं बेटा क्वेश्चन का फैक्ट लिख रहा हूं। परचेज किया है क्या, रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल का नाम क्या है बेटा, ए। 86,000 का, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, लोकल डीलर से लिखा हुआ है, लोकल डीलर से। और इस 86,000 में इंक्लूड है बेटा क्या, जीएसटी 5%। ठीक है, उसके बाद एक और परचेज हुआ है बेटा, एक और परचेज हुआ है, अगेन वो रॉ मटेरियल ही है और उसका नाम है बी, जो कितने का है, 1,12,000 का है। और अगेन ये जो है लोकल डीलर से, अगेन लोकल डीलर से है और इसमें जीएसटी इंक्लूड है 12% से। ठीक है, फिर एक परचेज हुआ है बेटा किसका, कैपिटल गुड्स का। ठीक है, और देखो ध्यान से सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, परचेज कैपिटल गुड्स विद इन द स्टेट। अगेन ये क्या है बेटा, लोकल डीलर से है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स 1,96,000 इंक्लूसिव। जीएसटी कितना है बेटा इंक्लूसिव, 12%। और उसके ऊपर डेप्री लगाया गया है। क्या लगाया गया है बेटा, डेप्री एट द रेट ऑफ 15%। क्या लिखा हुआ है, डेप्री चार्ज्ड। डेप्री चार्ज्ड मतलब डेप्री चार्ज हो गया ना तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आईटीसी चाहते हो तो क्या करना होगा,
ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के पार्ट को। इस क्वेश्चन में बेटा आपको सारे फैक्ट आ जाएंगे। इसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है, दोनों मिला के 55,460 का, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि आपने इसके ऊपर अर्न किया है प्रॉफिट बेटा कितना, 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब डेंजर बात तो बेटा अब लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि मंथ ऑफ अक्टूबर में, मंथ ऑफ अक्टूबर में आपने 70% प्रोडक्शन क्या किया है, सेल किया है। 70% प्रोडक्शन सेल किया, वो भी कैसा बेटा, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है और उसके ऊपर जीएसटी आपने रिकवर किया है एट द रेट ऑफ 12%। आपको बोल रहा है पूरा मुझे जीएसटी उसको नेट कितना पे करना है वो निकाल के बता दो। क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा बेटा। चलो अब ध्यान से आंसर को देखना। क्वेश्चन समझ में आया? उसके पास कुछ परचेज है और कुछ सेल है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज के ऊपर कितना वो टैक्स पे करके आया पहले हम वो निकाल लें, तभी तो हम आईटीसी ले पाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से यहां पे सॉल्यूशन देखो। रॉ मटेरियल एक ही बात कर रहे बेटा, सीधा मैं लिख रहा हूं ए, रॉ मटेरियल कितने का है बेटा, 86,000 का। एक बच्चा कैलसी निकाल के रखो, मल्टीप्लाइड 5% का जीएसटी है ना बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 105 कितना आया बताओ जीएसटी का अमाउंट। $86,100 86,100 है। अब कितना आया 4,100। ये मेरा जीएसटी का अमाउंट आ गया। तो मुझे बताओ आर्टिकल का अमाउंट कितना आ गया, 82,000। कोई दिक्कत? हाँ लेस किया ना यहाँ, इसको मैंने इसमें से लेस कर दिया। आर्टिकल का अमाउंट कितना आ गया 42,000, 82,000। अच्छा चलो इसी तरीके से आर्टिकल बी का निकालो। ये रॉ मटेरियल है, कितने का है बेटा, 1,12,000 का है। इसके ऊपर जीएसटी 12% है, कितना आया अमाउंट 12,000। तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया। अच्छा इसको मैं अमाउंट की जगह पे VUS लिखता हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। हमें देखो जीएसटी भी मिलता जा रहा है और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी मिलता जा रहा है। इसके बाद परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को ध्यान से, एकदम ध्यान से, कैपिटल गुड्स के ऊपर डेप्री चार्ज कर लिया गया ना, और हम चाहते कि नहीं मुझे आईटीसी चाहिए, तो अभी क्या करना पड़ेगा भैया, कैपिटल गुड्स का कॉस्ट कितना है 1,96,000। तो पहले माइनस करो इसमें से क्या, 1,96,000 में से टैक्स निकाल दो पहले। कितना 12% था ना, हाँ कितना आएगा बताओ 21,000। ये तो मेरा आईटीसी आ गया, आ गया। अब बताओ 1,96,000 में तो तुम्हारा 21,000 आईटीसी का अमाउंट है, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 1,75,000। और इसके ऊपर तूने डेप्री कितना चार्ज कर रखा है 15%। बताओ कितना आएगा 1,75,000 का 15%, 26,250 हमें वैल्यू सप्लाई में ऐड करना होगा। समझा, ऐड क्या करना है, कैपिटल गुड्स पे तुमने डेप्रिसिएशन ले लिया था ना, तो अगर आईटीसी चाहते हो तो जितना डेप्रिसिएशन लिया था उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। समझा, तो डेप्रिसिएशन हमने कितना लिया था 26,250, तो उसको हमने ऐड कर दिया। समझा, किसी समझा ना सबको, पक्का। अब आ जाओ, तुम्हारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 55,460। चलो अब इसका टोटल करो कितना आया, चेक कर लेना बेटा, हो सकता है मेरे नोट्स में गलत लिखा हो, चेक कर लो टोटल कितना आया। 2,63,710, ठीक है। मुझे बताओ ये टोटल मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, और ये मुझे पता चल गया कि मेरे गुल्लक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। और सब बेटा इंट्रा है ना, तो सब में दो पार्ट होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। इतनी बातें समझ में आ गई।
अब बता भैया, तो अक्टूबर महीना में सिर्फ कितना सेल कर रहा है भाई? 70%। तो चलो अच्छा एक बात बताओ, अर्न 5% प्रॉफिट, तो अभी मैं सेल जितना कर रहा हूँ उतना निकाल लूँ पहले। 70% सेल कर रहा हूँ, बताओ कितना आएगा इसका 70%? 2,63,710 का 70% 184,597 आ गया। अब इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है भैया? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कमा रहे हैं ना, कितना? 5%। निकालो 1,84,597 का 5% प्रॉफिट कितना आया? 9230। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 193,827, यही ना? ये मेरा क्या आ गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना तक समझ में आ गया? अब इसके ऊपर हमने क्या कलेक्ट किया होगा? जीएसटी। कैसा सप्लाई किया है? इंट्रा स्टेट। चलो अब देखते हैं कि सर जीएसटी, अभी हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है? जीएसटी कितना पेबल होगा। ठीक है, तो चलो हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है ना, तो अब हम यहाँ पे जीएसटी पेबल निकाल रहे हैं। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 1,93,827। इसके ऊपर 12% का टैक्स है। अब ऐसे 12% नहीं लिखेंगे, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे 2 कॉलम में बना देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, तो यानी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो मैं यहाँ पे ऐसे सीधा एरो बना के लिख रहा हूँ, 6% और 6%। बताओ 11,630, 11,630। ये मेरा क्या है? जीएसटी पेबल है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर ये मेरा जीएसटी पेबल है, लेकिन इसमें से मैं क्या लेस करूंगा? आईटीसी, लेस आईटीसी। ठीक है, अब देखते हैं आईटीसी कैसे लेस होगा। पहले चेक करो हमारे गुल्लक में क्या आईटीसी में पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने टैक्स पे करके आया था, तो हम गुल्लक को चेक कर रहे हैं। अपना आईटीसी का मैं काउंट चेक कर लेते हैं। हमारे पास सीजीएसटी है और एसजीएसटी है ना। सीजीएसटी प्रोडक्ट ए का कितना है बेटा? 2050, 2050, यही है। अच्छा, प्रोडक्ट बी का कितना है? 6,000, 6,000। और प्रोडक्ट कैपिटल गुड्स का कितना है बेटा? 10,500 और 10,500, यही ना। हमने इन सब का हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्स पड़ा हुआ है अपने गुल्लक में। अब क्या करेंगे? इसका हम सेट ऑफ करेंगे। किसके साथ? टैक्स पेबल के साथ। तो चलिए आईटीसी का सेट ऑफ लेना शुरू करें। पहले प्रोडक्ट ए के साथ। प्रोडक्ट ए में सीजीएसटी कितना है? 2050। हमें पे क्या करना है? सीजीएसटी। तो क्या बोला था? अगर तुमने सीजीएसटी पे करके आया तो पहले किससे? सीजीएसटी के साथ। तो 2050 ले लिया। क्या अभी भी मुझे सीजीएसटी कुछ बच रहा है? हाँ, तो क्या मेरे पास आईटीसी है? हाँ, तो 6,000। तो हम प्रोडक्ट बी के साथ ले लेते हैं 6,000। ठीक है, क्लियर? यहां भी सेम होगा। एसजीएसटी है मेरे पास, तो 2050 और यहां 6,000 ले लिया। क्या इसके बाद ही मुझे कुछ टैक्स पे करना है? वहां देखो 11,630 में हमने ये दोनों आईटीसी ले लिया। क्या बैलेंसिंग फिगर कुछ बचा? पहले बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 3580। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बचा। अब मुझे अभी और इतना पे करना है। क्या मेरे पास देखो, इसका सेट ऑफ मैं ले चुका हूं, इसका सेट ऑफ ले चुका। अभी मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है आईटीसी में, तो अगेन ले लेता हूं किसके साथ? कैपिटल गुड्स के साथ। कितना ले पाऊंगा? ओनली 3580, ओनली अप टू 3580। तो 3580 मैंने ले लिया सेट ऑफ। तो अभी मेरा अक्टूबर महीने में टैक्स पेबल क्या आ गया? टैक्स पेबल क्या आ गया? नील, नील आ गया। तो अक्टूबर के महीने का पूछ रहा था ना वो, तो अक्टूबर के महीने में टैक्स पेबल क्या आ गया? नील। लेकिन भैया मेरे आईटीसी में, कैपिटल गुड्स में, तो मेरा आईटीसी कितना था?
10,500 मैंने लिया ओनली कितना 3580, तो ये सेट ऑफ हो गया। बैलेंस कितना बचा 6920। ये क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, कब नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए। आया समझ में? बस ऐसा कैलकुलेशन होता है बेटा जीएसटी में, इतना सा। एक नंबर अपन के लिए तो 5। आया समझ में? बताओ है ही जी जीएसटी या नहीं? कुछ कैलकुलेशन है? बस दिमाग का माथाफोड़ी थोड़ा ज़्यादा है और कुछ नहीं है। बाकी कैलकुलेशन में तो कोई जान नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चों को भी दे तो वो कर देगा, है ना? जरूर सर। आ गया समझ में? पक्का? चलिए बेटा, इसी के साथ हमारा आईटीसी खत्म। बाय बाय।